Hi, good morning, my dear student. Today, we will try to understand our next topic. Next topic is the Berniers and what he explained about the Indian property rights. My dear, if you have remember in your previous class what I taught you, मैंने आपको पिछली क्लास में बर्नियर के अकाउंट के बारे में और बर्नियर के उन सभी एक्सप्लेनेशन के बारे में बात की थी जो भारत के बारे में सोचता है। मैंने आपसे कहा था कि बर्नियर के भारत आने के पहले और बर्नियर के भारत आने के बाद भी जितने भी यूरोपियन यात्री भारत आए उन लोगों ने भारत के प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में सब कुछ लगभग वही लिखा जो बर्नियर लिख रहा था। सबको ऐसा लगता था कि भारत का जो प्रॉपर्टी है, लैंड है, उसमें जो अधिकार है वो राजा का है, कंप्लीट लैंड राजा की ओनरशिप में होती है, पीजेंट्स का उस पर कोई राइट्स नहीं है। वो जो अपना एक्सप्रेशन दे रहे थे, जो वो अपनी चीज़ों को लिख रहे थे, कहीं ना कहीं वो चीज़ें पूरी तरीके से करेक्ट नहीं थी। बर्नियर भी उन्हीं में से एक था। इसलिए बर्नियर के हम जो ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर की जो उसकी बुक है उसमें हम इन चीज़ों को पाते हैं कि वो प्रॉपरली उन बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि उसी बात को, लैंड के ओनरशिप को, जो वो कहते हैं क्राउन ओनरशिप, जो क्राउन ओनरशिप न केवल क्राउन के लिए बल्कि पीजेंट्स दोनों के लिए वो बेनिफिशियरी नहीं है। ये बात कंप्लीटली सही नहीं है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब हम देखते हैं कि अबुल फजल जो अकबर के कालीन दरबारी कवि थे, अबुल फजल ने अपनी बुक अकबरनामा और आईन अकबरी जो उसका पार्ट था उसमें वो इस बात का उल्लेख करते हैं कि क्या करते हैं वो, राजत्व क्या है, द रेमुनरेशन ऑफ सॉवरेनिटी। ये जो टैक्स लेता है राजा, वो सॉवरेनिटी की रेमुनरेशन है, राजत्व का पारिश्रमिक है जो वो प्राप्त कर रहा है। जबकि बर्नियर क्या लिखता है? बर्नियर लिखता है कि राजा कंप्लीट लैंड का मालिक है, ओनरशिप राजा के पास है, इसलिए राजा ही उन चीज़ों को, उस पर पूरा अपना अधिकार स्वामित्व रखता है। अपनी ज़मीनें वो बांटता है, किसे देता है? अपने नोबल्स को। इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात की थी। बर्नियर ये भी कहता है कि राजा क्या है? भिखारियों का भिखारी राजा, भारत का राजा भिखारियों का भिखारी और लुटेरों का राजा है। कहता है भारत की ज़मीन दलदली युक्त है, झाड़ियों से भरी हुई है। कहता है भारत के शहर नगर उनकी हवा पॉल्यूटेड है, नगर गंदे हैं। इस तरह की बात वो अपने अकाउंट पे लिखता है। माय डियर, what he explained about India, no doubt to say that sometimes you feel that you biased when he compare India to France. फ्रांस से भारत की जब तुलना करता है उसे लगता है कि कहीं न कहीं दोनों में क्या है, कहीं न कहीं वो फ्रांस के प्रति ज़्यादा क्या है, झुका हुआ है। फ्रांस के प्रति उसके पॉजिटिविटी को ज़्यादा शो करती है, इंडिया क्या दिखाता है। अगर आप बर्नियर के विवरणों को 18वीं सेंचुरी के विचारकों, बर्नियर का जो विवरण है वो 18वीं सेंचुरी के जो फिलासफर्स थे, दार्शनिक थे, उनको भी उसने प्रभावित किया। फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने उसके वृत्तांत का प्रयोग प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांतों को विकसित करने में किया। इसके अनुसार एशिया में शासक अपनी प्रजा के ऊपर निर्बाध प्रभुत्व का उपभोग करते थे, इसे दास्ता और गरीबी की स्थितियों में रखा जाता था। इसी तर्क के आधार पर सारी भूमि का राजा का अधिकार निजी संपत्ति के अस्तित्व में नहीं थी, ये बात का उल्लेख करता है दृष्टिकोण के अनुसार। और इस दृष्टिकोण से चले तो राजा और उसके अमीर वर्ग को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति मुश्किल से गुजर पाता था। माय डियर, what I am telling you, try to understand what the Bernier explained. Bernier explained that the private ownership not in the hand of the peasants, it was directly controlled by the crown. So that's why this hypothesis was highly influenced the European philosophers and the European historians. Montesquieu like philosopher who very much influenced with that statement, and so that's why he categorized the Indian society in two parts, one the exploitator and second the exploited. एक शोषण करता और एक शोषित वर्ग, एक राजा और एक गरीब किसान। वो इस बात का उल्लेख करता है, कहता है कि इस तरीके से जो प्राच्य निरंकुशवाद की कॉन्सेप्ट थी वो आई। ये बर्नियर के जो अकाउंट्स थे उसने पूरे यूरोपियन समाज को, यूरोपियन इंटेलेक्चुअल सोसाइटी को प्रभावित किया, इन्फ्लुएंस किया।
सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी। और इसी के आधार पे जब 19th सेंचुरी की बात करेंगे तो 19th सेंचुरी में एक फिलासफर आते हैं, पॉलिटिकल फिलासफर आते हैं, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स भी बर्नियर के अकाउंट से इन्फ्लुएंस थे। कार्ल मार्क्स ने भी क्या कहा कि समाज में दो ही वर्ग हैं, एक सर्वहारा और दूसरा पूंजीपति, एक कैपिटलिस्ट और दूसरा वर्कर्स। कैपिटलिस्ट इट मीन्स प्रॉस्परस सोसाइटी, नंबर ऑफ द person is very limited, they were in minority, they are in minority nowadays also according to Karl Marx theory. And second one, that is the workers or peasants, they are or they were in majority, वो मेजॉरिटी में थे, मेजॉरिटी में है। मार्क्स कहता है कि हमारे समझने में समाज जो है इसी तरह से बटा हुआ है। 19th सेंचुरी में कार्ल मार्क्स इस विचार को एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत के रूप में आगे बढ़ाया। मॉन्टेस्क्यू के विचार, उसने तर्क दिया कि भारत और अन्य उपनिवेशों में, भारत और अन्य जो कॉलोनी है अंग्रेजों की, वहाँ पे जो सरप्लस प्रोडक्शन है उसका अधिग्रहण राज्य के द्वारा होता है। इससे एक ऐसे समाज का उद्भव होता है जहाँ बड़ी संख्या में स्वायत्त तथा सामंतवादी ग्रामीण समुदाय से बना हुआ समाज हमें दिखाई देता है। इस ग्रामीण समुदाय पर राजकीय दरबार का नियंत्रण होता था और जब तक अधिशेष की आपूर्ति निर्विघ्न रूप से होती रहती थी, जब तक सरप्लस मिलता रहता था, तब तक ये सरप्लस क्या था, तब तक ये सरप्लस राजा के लिए, स्टेट के लिए बेनिफिशियल था। लेकिन जब सरप्लस उत्पादन घट जाता था तब कहीं कहीं स्टेट को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता था। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट आई एम सेइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। कहते हैं कि ग्रामीण समुदायों को जो शोषण था वो तेजी से बढ़ रहा था। ग्रामीण समुदाय पे राजकीय दरबार का नियंत्रण होता था। जब तक वो अवशेष की आपूर्ति देते रहते थे तब तक उनकी स्वायत्तता का सम्मान किया जाता था, और जब वो नहीं दे पाते थे उनको बुरी तरह से सप्रेस कर दिया जाता, दबा दिया था। इट मीन्स पीजेंट्स जब तक टैक्स देते थे तब तक उनके ऊपर कोई भी बाउंडेशंस नहीं थी, वो इसलिए अपनी लाइफ को जीते थे। लेकिन जैसे ही पीजेंट्स इन चीज़ों से हट के अपने ऊपर अपनी चीज़ों को जब वो नहीं दे पाते थे, कोई भी रीजन हो, मिडल काल में, एंशिएंट टाइम में आपने बहुत सारे ड्राट के बारे में सुना होगा, सूखे के बारे में सुना होगा। इससे क्या होता था, अनाज उत्पादन नहीं होता था, रेवेन्यू रेट वही थी, एक्सप्लॉयटेशन की दर बढ़ जाती थी, किसान परेशान होता था और निश्चित रूप से वो राजा के शोषण का शिकार होता था। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इफ यू विल रीड योर बुक, where also clearly mentioned that the hypothesis of Montesquieu, that the ideology of Marx. Here I want to clarify you that Montesquieu and Karl Marx both influenced with Barnier's account, what he explained about India and Indian property rights, private property also, property rights पे, private property पे जो बर्नियर के विचार थे उससे मॉन्टेस्क्यू और कार्ल मार्क्स दोनों प्रभावित थे। इसलिए उन लोगों ने इस तरह के समाज की व्याख्या की कि एशिया में जो सोसाइटी है वो सोसाइटी दो पार्ट में बटी हुई है, एक ऐसा जो एक्सप्लॉयटेटर है, एक ऐसा जो एक्सप्लॉयटेड है, एक ऐसा जो शोषक है, एक ऐसा जो शोषित है, एक ऐसा जो लोगों पर अत्याचार करके उनसे उनके सारे अधिशेष को, उनके सारे अनाजों को, उनके सारे सुख सुविधाओं को उनसे छीन लेता है, और एक ऐसा जो कमज़ोर और दमित वर्ग है, नीचे का वर्ग है। इस तरह के कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। ओके, let us try to understand what given in your book. Okay, that curiously, none of the Mughal officials' documents suggested that the state was the sole owner of land. अब जिस चीज़ को बैरियर कह रहा था, जिससे वो लोग इन्फ्लुएंस थे, कौन, मॉन्टेस्क्यू और कार्ल मार्क्स, कहता है कि नो वन सिंगल डॉक्यूमेंट ऑफ द मुगल गजेटियर्स, मुगल सिंगल वन, कहता है नो वन डॉक्यूमेंट्स एक्सप्लेन अबाउट कि द होल सोल ओनरशिप ऑफ द लैंड वाज इन हैंड ऑफ क्राउन। कहता है none of the Mughal official documents suggested that the state was the sole owner of land. For instance, Abul Fazl, the 16th century officials chroniclers of the Akbar regimes, described the land revenue as a remuneration of sovereignty. क्या कहता है Abul Fazl described that is the remuneration of the sovereignty. Sovereignty का क्या है, ये जो पारिश्रमिक है जो वो किसानों से वसूल कर रहा है, वो क्या है,
पारिश्रमिक के रूप में, राजत्व का पारिश्रमिक के रूप में, राजा के रूप में, राजा की सैलरी है ऐसे समझिए तो ज़्यादा बेटर है। वो कहता है कि जो टैक्स प्राप्त करता है जनता से वो राजा की सैलरी के रूप में प्राप्त करता है और ये देने की जिम्मेदारी प्रजा की बनती है। वो कहता है अ क्लेम मेड बाय रूलर्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द प्रोटेक्शंस ही प्रोवाइडेड रेदर than as a rent or land that owned. It is possible that European travelers regarded such claims as rent because land revenue demand were often very high. However, this was actually not a rent or even a land tax, but the tax on the crop. कहता है कि neither it was remuneration of sovereignty nor it was land tax. It was tax on crop. It was tax on production. दैट इज द एक्चुअल, ये सच्चाई है, ये ट्रूथ है। लेकिन इस चीज़ को ना बर्नियर कहता है और ना ही गूगल डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। दैट इज वेरी स्ट्रेंज। ऑन द बेसिस ऑफ आर एनालिटिकल हिस्टोरियन एनालिसिस वी कैन से दैट द व्हाट द टैक्सेस वाज कलेक्टेड ड्यूरिंग मुगल एरा, दैट वाज व्हाट टैक्स ऑन द प्रोडक्शन के ऊपर लगे हुए टैक्स थे जो करा था। बर्नियर डिस्क्रिप्शंस इन्फ्लुएंस द वेस्टर्न theorists from 18th century onwards. The French philosopher Montesquieu, for instance, used this account to develop the idea of the oriented despotism, according to which rulers in Asia absolute authority over their subjugated who were kept in conditions of the subjugations and the poverty, arguing that all land belonging to the king and that private property was non-existent. According to this view, everybody except the emperor and his books barely managed to survive. This idea was rather developed as the concept of the Asiatic mode of productive by Karl Marx in the 19th century. He argued that in India and other Asian countries, before colonialism, surplus was appropriated by the state. This led to the emergence of the society that was composed of a large number of the autonomous and the initially the egalitarian village communities. The imperial court presided over these village communities, respecting their autonomy as long as flow of surplus was unimpeded. This was regarded as a stagnant system. However, as we will see, this picture of the rural society was the form of truth. In fact, during the 16th and 17th century, rural society was characterized by the considerable social and economical differentiation. At one end of the spectrum were the big zamindars who enjoyed the superior rights in land, and at other the untouchables, landless laborers. Between was the big peasants who used hard labor and engaged in the commodity productions, and the smaller peasants who could barely produce for his subsistence. I hope you are getting understand what I am telling you, my dear. This is the very interesting and important point. कहता है कि बर्नियर ने जो एक्सप्लेनेशन दिया उसमें ये कुछ बातें क्लियर होती हैं। जैसे एक तरफ वो कहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो उसका मालिकाना हक राजा के पास है, किसानों के पास नहीं है। अगर किसानों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होती तो वो अपनी ज़मीन को, अपने लैंड को अधिक प्रोडक्टिव बनाते। कहता है ये भारत की सबसे बड़ी कमी है, ऐसा यूरोप में नहीं होता था। दूसरी बात कहता है उसका वो ही बिलीव दैट द क्राउन owners of the land as the what the harmful for both state and its people. कहता है कि दोनों के लिए, स्टेट और पीपुल दोनों के लिए हार्मफुल है। He firm believers in the virtues of private property. वो प्राइवेट प्रॉपर्टी में बड़ा विश्वास करता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के गुणों में बड़ा विश्वास करता है। He confidently asserted there is no middle class in India. कहता है कि भारत में कोई भी मिडिल क्लास नहीं थी। He also claimed that the king of India was the king of the beggars and barbarians. Cities and towns were ruined and contaminated with ill air.
एंड द अदर एरिया दैट इज मार्सिंग हर, मतलब कहता है कि वहाँ जंगल है, झाड़ियाँ हैं, कोई भी चीज़ ठीक से नहीं है। साथ ही साथ कुछ और बातों को वो कहता है, जिन बातों में स्पेशली वो फोकस करता है, वो ये कहता है कि ग्रामीण समाज जो था, रूरल सोसाइटी थी, उसका चित्रण करते हुए अगर देखें तो सच्चाई से काफ़ी दूर था। 16th-17th सेंचुरी में जो विलेजर्स थे, जो रूरल सोसाइटी थी, उसकी चारित्रिक रूप से बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक विभेद दिखाई देता है। एक और बड़े जमींदार थे जो भूमि पर बड़े अधिकारियों की मदद से भूमि की सारी सुविधाएं प्राप्त करते थे, और दूसरी ओर वो अनटचेबल्स थे, श्रमिक थे, वर्कर्स थे, इसके बीच में बड़ा किसान था जो किराए के श्रम का प्रयोग करता था और माल उत्पादन जो प्रोडक्शन था उसके उत्पादन में संलग्न रहा था। साथ ही अपेक्षाकृत छोटे किसान भी थे जो मुश्किल से ही निर्वाह लायक उत्पादन करते थे। माय डियर, व्हाट आई एम सेइंग यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट मी एक्सप्लेन दिस पॉइंट वेरी इजी विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट के थ्रू देखेंगे। इस टॉपिक को मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम भारतीय समाज को एक्चुअली देखें, हम दोनों को एनालिसिस करें तो व्हाट वी फाइंड इफ वी एनालिसिस द इंडियन सोसाइटी अकॉर्डिंग टू बर्नियर्स अकाउंट, अकॉर्डिंग टू मुगल documents, then we can easily understand that the whole Mughal empire, in the Mughal empire, there were different groups who enjoyed the land property rights. Okay, Mughal empire, लैंड इट मीन्स एग्रीकल्चर लैंड। जब हम लैंड की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? एग्रीकल्चरल लैंड की बात करेंगे। एग्रीकल्चरल लैंड के नीचे आएंगे नोबल्स। नोबल्स को मुगल काल में कई नामों से जानते थे, जैसे मनसबदार, जागीरदार, ओके। नोबल्स के पास कहता है कि छोटी छोटी जमीन थी। कहता है नोबल्स के नीचे जो बिग जमींदार थे, वो प्रॉपर्टी राइट को एंजॉय करते थे। किसकी मदद से? कहता है कि जो वहां पे वर्कर्स थे, जो वहाँ के जो सरकारी कर्मचारी थे। कहता है कि जमींदार्स who used the higher labor and engaged in the commodity production and the smaller peasants who could barely produce for his subsistence। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो जमींदार है वो छोटे छोटे किसानों और वर्कर की सहायता से अधिक लाभ प्राप्त करता है। इट मीन्स जमींदार who enjoyed superior rights in the land and at the other untouchable। कहता है कि जमींदार जो है वो सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त करता है किसकी सहायता से? आप यहाँ पे देख लें तो ऑफिशियल्स लिख दे तो बेटर है, जो जमीन से जुड़े हुए कर्मचारी थे। We will discuss these all officials in chapter 8 and 9 when I will teach you the Mughal मनसबदारी सिस्टम, मुगल रेवेन्यू सिस्टम, विच वी डिस्कस। ओके, तो अब कहता है इसके अलावा बिग पीजेंट्स के अलावा भी क्या थे? स्मॉल, यहीं पे बिग जमींदार्स के अलावा बिग पीजेंट्स भी थे। बिग पीजेंट्स के नीचे स्मॉल पीजेंट भी थे। स्मॉल पीजेंट्स के नीचे लैंडलेस पीजेंट थे। और लैंडलेस पीजेंट्स के नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको एक और ग्रुप मिलेगा, वो वर्कर्स का होगा, अनटचेबल्स का होगा
ओके, तो कहता है जमीन से जुड़े हुए कई सारे वर्ग हैं, कई सारे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। अभी आप क्लियर देखिए, जमीन मुगल काल की नोबेल्स को दिए गए, मनसबदार जागीरदार को दिए गए। ये बिग जमींदार थे, बिग जमींदार की जमीन पे पूरा कंट्रोलिंग थी। वो किसकी सहायता से? वो बिग पीजेंट्स उनके बीच जो था उनकी सहायता से और ऑफिशियल्स की मदद से रेवेन्यू प्राप्त करते थे। बिग पीजेंट्स के नीचे स्मॉल पीजेंट्स भी थे, छोटे किसान भी थे, और ये छोटे किसान उन चीज़ों पे अपनी यथास्थिति कंट्रोलिंग बनाए रखते थे। मैंने कहा छोटे किसानों के बाद आपको लैंडलेस पीजेंट्स, वर्कर्स, अनटचेबल्स भी दिखेंगे जिससे ये लोग खेती करते थे। आई मीन टू से दैट होल मुगल रेवेन्यू सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट आप स्टेटस आप देखिए, कई स्तर आपको मिलेगा इसमें, कई परत मिलेंगे आपको इसमें जिसमें इस चीज़ का वर्णन करता है। तो पहली चीज़ें जो हमने आज बात की बर्नियर के अकाउंट पे, उन चीज़ों को समझिए। मैंने आज कहा कि बर्नियर जो था, पहली चीज़ तो फर्म डिटरमाइंड था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के अपने गुण हैं, ठीक है। वॉज फर्म डिटरमाइंड दैट द प्राइवेट प्रॉपर्टी हैज सम वर्चुअस quality. Second thing is that he was assured that in India there is no middle class. भारत में कोई भी मिडिल क्लास नहीं है। तीसरा वो कहता है कि लैंड ओनरशिप जो है वो किसके पास है? क्राउन के पास है। अगर लैंड ओनरशिप किसानों के पास होती तो उसका सीधा फायदा उन लोगों को मिलता, और ये लोग जमीनों को उपजाऊ उत्पादन बनाने का प्रयास करते हैं। अब इसके साथ ही साथ कुछ और चीज़ें, फिर वो कहता है कि भारत के जो शहर हैं बहुत ही गंदे हैं, गंदी हवा है वहाँ पे, भारत के जो खेत हैं दलदली युक्त हैं, तो भारत का जो राजा है वो डाकुओं का, दरिद्रों का राजा है, भिखारियों का राजा है। वो कहता है इसका कारण क्या है? तो कहता है इसका कारण सिर्फ एक ही है, और वो है प्राइवेट प्रॉपर्टी का क्राउन के अंडर में होना, ये उसकी रीजन बताता है। लेकिन यदि हम बाद के या मुगल काल के उसी समय के डॉक्यूमेंट्स को देखिए, जो मुगलों का डॉक्यूमेंट्स है, मुगलों के क्रॉनिकल्स हैं, तो जो डिटेल्स बर्नियर दे रहा है वो कम्प्लीटली सही हमें प्रतीत नहीं होता। दोनों में बड़ा डिफरेंसेस दिखता है। ओके, आई मीन टू से दैट व्हाट इफ यू विल कंपेयर या आर यू कंपेरेटिवली स्टडी between Bernier's account and Mughal documents, you will easily found that there are vast difference between them. बर्नियर कुछ और लिखता है, मुगल डॉक्यूमेंट कुछ और लिखते हैं। बर्नियर कहता है कि वो ऑल सोल लैंड, होल सोल लैंड दैट इज कंट्रोल्ड बाई क्राउन, बट अबुल फजल लिखते हैं कि पीजेंट्स वर प्रोटेक्टेड and protected and facilitated by the state. Time to time, if they need, center provides them some facilities for them. Both are contradictory sentence, आप समझ सकते हैं। इन सच्चाई इनकी कहीं बीच थी, लेकिन इंफॉर्मेशन जो दे रहा था वो काफ़ी सही और सटीक दे रहा था। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जिसमें आप देखेंगे तो आई थिंक a more complex social reality, more complex social reality हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। लेट मी रीड दिस एंड अब हम सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या कह रहे हैं, समाज के बारे में क्या लिख रहे हैं। समाज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए जब बर्नियर सती सिस्टम के बारे में लिखता है, सती व्यवस्था के बारे में लिखता है, नो डाउट टू से दैट इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। क्रिटिसाइज इन सोसाइटी, भारत की समाज को वो आलोचना करता है। कहता है इस तरह का समाज जहाँ पे सती सिस्टम जैसे चीज़ों का समाज में प्रैक्टिस चल रही है, डाउट टू से दैट इट इज द कर्स फॉर आवर सोसाइटी, हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है। उस बात का उल्लेख करते कहता है, अगर वो ये कहता है कि मुगल राज्य, ओके लेट मी राइट द टॉपिक इज द अ मोर कॉम्प्लेक्स
more complex social reality. Social reality. A more complex social reality. अब यहाँ पे इन चीज़ों को समझने के लिए आपको कुछ बातों पर ध्यान देना पड़ेगा. जैसे लेट मी रीड योर बुक एंड देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन दिस टॉपिक. While the Berniers, the preoccupations with the projecting the Mughal state and the tyrannical is obvious. His descriptions occasionally hint at the more complex social reality. For instance, he felt that the artisans had low the incentive to improve the quality of their manufactures since profit were appropriated by the state. Manufacturers were consequently everywhere in decline. At the same time, he considered that the vast quantity of the world precious metal flowed into India as manufacturers were explored in the exchange for the gold and silver. He also noticed that the existence of the prosperous merchants community engaged in a long distance exchange. कहता है कि भारत के लोग, भारत में कुछ अपनी इसकी विशेषताएं थी, भारत के व्यापार की व्यवस्था थी. कहता है कि मुगल राज्य को निरंकुश रूप देने की तन्मयता से यह स्पष्ट है कि मुगल साम्राज्य काफ़ी प्रॉस्परस था, समृद्ध था. वो ये भी लिखता है कि किस तरीके से भारत की जो समाज है, मुगल कालीन समाज है, उसकी जटिलताओं को जब वो देखता है तो बड़ा उससे द्रवित होता है और कभी कभी तो उत्साहित भी होता है. जैसे भारतीय बाजारों के बारे में लिखते हुए कहता है वो कि भारत में जो शिल्पकार आर्टिशियंस हैं उनके पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं था, क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा कर लिया जाता था. इसलिए उत्पादन हर जगह पतन उन्मुक्ति, उत्पादन हर जगह नीचे गिर रहे थे. साथ ही वह यह भी मानता है कि पूरे विश्व से बड़ी मात्रा में जो प्रीसियस मेटल हैं वो इंडिया आते हैं. सोना हर जगह से भारत आती ही आती है, ये वो मानता है. बर्नियर इस बात का उल्लेख करता है. तो वो ये भी कहता है कि उत्पाद सोने और चांदी के बदले निर्यात होते थे. वह एक समृद्ध व्यापारिक समुदाय जो लंबी दूरी से विनिमय को संलग्न थे, वो अस्तित्व को भी रेखांकित करता है. पहली चीज़ तो बर्नियर ये कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल बर्नियर ट्राई टू एक्सप्लेन दैट इन इंडिया द सिचुएशन इज वेरी what contradictory. One side he explained that in India the precious metal reached at any rate by the various routes. और कीमत पर भारत में प्रीसियस मेटल आती ही आती थी. एक्सचेंज करके इन प्रीसियस मेटल के बदले भारत से लोग सामानों को लेके जाते थे. ये इस बात का उल्लेख बर्नियर ये भी कहता है कि जो 17वीं सेंचुरी में भारत की जो जनसंख्या थी, पॉपुलेशन थी, 15% वो नगरों में रहती थी. यह औसतन उसी समय पश्चिमी यूरोप के नगरीय जनसंख्या का अनुपात से अधिक था. इतने पर भी बर्नियर मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहता है, कैंप सिटी कहता है, जिससे उसका आशय उन नगरों को था जो अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्माण, मतलब जब कभी सेना कहीं मूवमेंट करती थी तो मूवमेंट के दौरान शहर जो थे वो कहता है कैंप सिटी. मुगल सिटी को वो कहता है कैंप सिटी. कहता है जब मुगल काल में सेनाएं आगे की तरफ बढ़ती थी तो नगरों का जो विकास होता वो कैंप सिटी के रूप में. ये उसके ये भारत को ठीक से न समझ पाना ही शो करता है. बर्नियर मुगल कालीन शहरों को इसीलिए शिविर नगर कहता है, कैंप सिटी कहता है. उसका आशय उन नगरों से था जो अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे. उसका विश्वास था कि जब कभी राजकीय दरबार के आगमन के साथ साथ राजकीय दरबार आते थे, जब रॉयल किंग मूवमेंट करता था तो जब वो रुकता था तो शहर बन जाता था. जब वो मूव करके आगे बढ़ता था तो शहर अपने आप डिक्लाइन करने आया. इसलिए भारतीय शहरों को कहता है कि भारतीय जो शहर है वो कैंप सिटी के रूप में है. फिर वो कहता है, उसने ये सुझाया कि सामाजिक और आर्थिक नींव
व्यवहार्य नहीं होती, ये राजकीय प्रश्रय पर आश्रित होती है। भूस्वामित्व की तरह ही बर्नियर एक अति सरलीकृत चित्रण प्रस्तुत करता है। वास्तव में सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे, उत्पादन केंद्र थे, व्यापारिक नगर थे, पोर्ट सिटी थे, रिलीजियस सेंटर थे, पिलग्रिम थे। इसका अस्तित्व समृद्ध व्यापारिक समुदाय का व्यापारिक वर्गों के अस्तित्व से की ओर ही इंगित करता है। व्यापारी अक्सर मजबूत सामुदायिक जो उनके अंदर फ्रेटर्निटी की भावना थी, बंधुत्व की भावना थी, से जुड़े होते थे, व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित रहते थे। पश्चिमी भारत में ऐसे समूहों को महाजन कहा जाता था, उनके मुखिया को सेठ कहते थे। अहमदाबाद में अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों में सभी महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधि व्यापारिक समुदाय के मुखिया द्वारा होता, जिसे नगर सेठ कहते थे। इस प्रकार वो कहता है कि नगरों में कई वर्ग हैं, डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, पंडित हैं, मौलवी हैं, कई सारे वर्ग के लोग सिटी में रहते हैं। आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड व्हाट एक्सप्लेन अबाउट द social unity, the complex social unity. First of all, he explained that in the every city, the seat. Okay. Then after कहता है कि सिटी में हर वर्ग के लोग हैं, प्रीस्ट हैं, वर्कर्स हैं, एजेंट्स भी हैं, ट्रेडर्स हैं। Then after religious ग्रुप्स भी हैं। इसी के साथ साथ तो भारतीय नगरों के को भी कैटेगराइज करता है। कहता है भारत में कई तरह के नगर हैं, कुछ धार्मिक केंद्र, कुछ आर्थिक केंद्र, कुछ सामाजिक केंद्र, कुछ तीर्थ स्थल, इस तरह के कुछ प्रशासनिक केंद्र, इन चीज़ों का भी उल्लेख करता है। इस प्रकार वो मुगल शासनकाल की विभिन्न सूचनाओं को प्राप्त देने का प्रयास करता है। This is all what Barnier tried to explain. This is the very important information. I hope कि आपको ये सब समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बातें करेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।